Assalamu alaikum and welcome to Intellect Coaching Center YouTube channel. Today, in the series of Fundamental of Programming, we are going to practicing loops, conditions and arrays. मेरा जो लास्ट ट्यूटोरियल था, लास्ट जो लेक्चर था, वो भी इसी एतबार से था। और आज हम मजीद कुछ सवालात देखेंगे जिसके अंदर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कुछ नई चीजें लूप्स, कंडीशंस और एरेज के हवाले से। आज का जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, लेट्स सी। पहला प्रोग्राम, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर वी हैव टू डिटरमाइन कि कोई एक गिवन नंबर प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी इस प्रोग्राम को कोड करने से पहले बताई जाएगी। तो दूसरा प्रोग्राम है, उसके अंदर दो डाइस को रोल करके जो पॉसिबल आउटपुट्स आ सकते हैं वो हमने प्रिंट करवाने हैं बाय यूजिंग नेस्टेड लूप। इसको देखेंगे इंशाल्लाह। और ये एक रियल लाइफ स्टोर की एग्जांपल है। डेटा साइंसेस के अंदर इस तरह की चीजें आती हैं कि या हम लोग जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो हम लोग अपनी स्टोर की जो सेल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करवाना है मुझे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स। तो जब इसको कोड करेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे। और ये जो लास्ट सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, डीएस मलिक की किताब का सवाल है ये, जिसमें सम सॉर्ट ऑफ हमने इलेक्शन में जो वोटिंग होती है यानी कि वोटिंग सिस्टम हमने वो बनाना है। सो आइए पहले पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 says write a program to determine whether a number is prime or not। अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है कि प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते, जबकि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इटसेल्फ और बाय 1। या मतलब या तो वो सिर्फ 1 से डिविजिबल होंगे या फिर वो अपने आप से डिविजिबल होंगे। इसके अलावा अगर किसी और नंबर से कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो याद रखिएगा, प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये तमाम नंबर एंड सो ऑन सो फोर्थ ये प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, अब इसको इस प्रोग्राम को करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आपको जो पसंद है आप उस तरीके से कर सकते हैं। आई मीन देयर कुड बी आई गेस मोर देन 10 वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आपको जो बेहतर लगे आप उस तरीके से कर लें। मैं आपको एक या दो तरीकों से इसको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हम एक नंबर को सपोज कर लेते हैं। इनिशियली तो हम लोग कुछ कुछ नंबर हम लोग फिक्स कर देते हैं, हार्ड कोड कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको बाद में चेंज करके चेक करते रहेंगे। फिर बाद में हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, प्रोग्राम की लॉजिक बनाते हुए मेरे जहन में ये आ रहा है कि मुझे एक लूप का इस्तेमाल करना चाहिए। और लूप का इस्तेमाल कहाँ से कहाँ तक होगा? जाहिर सी बात है कि मैंने कहा है कि 1 से डिवाइड हो सकता है, तो कोई मसले की बात नहीं है। तो मुझे लूप को 2 से स्टार्ट करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि 2 से लेकर लेस देन नंबर तक। मेरे केस में इस वक्त नम की वैल्यू 6 है, तो लेस देन नम का मतलब 5 तक और आई प्लस प्लस। मैं बेसिकली चाह रहा हूं कि मैं 2 से लेकर 5 तक के हर नंबर से डिवाइड करके देखूं इसको। और अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल है तो मैं कह दूंगा कि भाई ये प्राइम नंबर नहीं है, अदरवाइज मैं कहूंगा कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है। अब मैं कहता हूं, अच्छा एग्जैक्टली डिविजिबल मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने कहा नम का मॉड लीजिए आई से, अगर वो इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉट अ प्राइम नंबर है। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया नॉट अ प्राइम नंबर। और इसके साथ साथ मैं एक काम और भी करूंगा और वो है ब्रेक, कि भाई अगर एक मर्तबा भी किसी भी नंबर से वो डिवाइड हो जाए तो नॉट अ प्राइम नंबर लिखा हुआ आ जाए और वो लूप से बाहर आ जाए। अच्छा, अब इसको चलाकर देखते हैं फिलहाल फिलहाल क्या हो रहा है। और मैंने जब जैसे इसको रन किया है, अब वो करेगा क्या, वो 2 से डिवाइड करना शुरू करेगा नम को। और वो देखिए वो पहली ही आइटरेशन में आपको नॉट अ प्राइम नंबर लिखकर दे देगा। एंड व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज के नम की वैल्यू 6 थी, आई की वैल्यू को मैंने 2 से स्टार्ट किया एंड आई इज लेस देन नम। द कंडीशन इज ट्रू। वो नीचे आएगा, नम की वैल्यू 6 है, आई की वैल्यू 2 है, 6 का मैंने मॉड लिया है 2 से, सो द रिमाइंडर विल बी 0। और वाकईतन रिमाइंडर भी 0 आएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब ये है कि नम एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 से। और अगर ऐसा हो जाए तो ये इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये नॉट अ प्राइम नंबर वाली कंडीशन तो हमने देख ली। अब देखना ये है कि प्राइम नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि एक कोई नंबर सपोज कर लेता हूँ।
लेट्स सपोज 6, और मैं 6 को चेक करूंगा कि क्या वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। फिलहाल मैंने इसको हार्ड कोड कर दिया, उसके बाद मैं इनपुट लेकर भी देख सकता हूँ। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं एक बूलियन वेरिएबल भी सपोज कर लेता हूँ और उसका नाम रखता हूँ इस प्राइम, और मैं इसको इनिशियली बोल लेता हूँ ट्रू। ठीक है, ये बूलियन वेरिएबल क्या करता है, ये या तो वैल्यू को ट्रू सपोज करता है या फिर फॉल्स सपोज करता है। देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। सो मैंने इस प्राइम को ट्रू कर दिया इनिशियली। अच्छा, अब मैंने करना ये है कि मैंने इस, अब देखिए जैसे इंसान सोच रहा है वैसे आपने इसको कोड भी करना है। मैं इसको स्टार्ट करूंगा 2 से डिवाइड करना। 2 से डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा और 5 से डिवाइड करूंगा। अगर 2 से लेकर 5 तक में से किसी भी नंबर से ये 6 डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर वो है जो कि या तो 1 से डिवाइड हो या फिर टेबल से डिवाइड हो। ठीक है, एक अभी जिस स्ट्रेटेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। सो मैं 2 से स्टार्ट करके लेस देन नम तक मुझे लूप चलाना होगा, यानी कि मैं ये लिख लेता हूँ कि मैंने कहा कि आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो एंड द वैल्यू ऑफ आई शुड बी लेस देन नम एंड ईच टाइम द वैल्यू ऑफ आई शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है। और कोई भी चीज डिविजिबल है या नहीं है इस बात का कैसे पता चलता है, आप उसका मॉड ले लीजिए और अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब वो डिविजिबल है। अच्छा, अब अगर वो डिविजिबल है इसका मतलब ये है कि फिर ये प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस प्राइम की वैल्यू फॉल्स कर दी। दैट्स इट। ठीक है, अब मैं इस लूप के बाहर आया हूं और मैंने कंडीशन लगा दी है, इफ इस प्राइम की वैल्यू ट्रू हो तो क्या लिखा हुआ आ जाए, इट्स अ प्राइम नंबर, अदरवाइज लिखा हुआ आ जाए इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा, चलाकर देखते हैं, फिर मैं इसकी आपको एट्रिशन बता दूंगा कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है। अच्छा जी, 6 के बारे में तो लिखा हुआ आ गया, मैंने इनपुट 6 दिया था तो 6 के बारे में लिखा आ गया इट्स नॉट अ प्राइम नंबर एंड यस दिस इज द केस। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे कोई प्राइम नंबर लिख के देखता हूँ, लेट्स सपोज 5, सो यस इट्स शोइंग मी कि इट्स अ प्राइम नंबर। मैं यहाँ पर 19 लिख कर देखता हूँ, दिस शुड बी अ प्राइम नंबर एज वेल, यस इट्स अ प्राइम नंबर, एक्सीलेंट। और अच्छा, मैं यहाँ पे कोई एक नॉट अ प्राइम नंबर 27, एक ऑड नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये लिख कर देखता हूँ, यस इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, परफेक्ट। 97 एक बड़ा नंबर है और ये प्राइम नंबर है और इट्स अ प्राइम नंबर, दैट्स कूल। और 137 को चेक कर लेते हैं, यस इट्स अ प्राइम नंबर। सो यू कैन सी कि इट्स वर्किंग फाइन। अच्छा, अब मैं इसको एक मरतबा रिव्यू कर देता हूँ कि मैंने करा काम क्या किया है। मैंने एक नंबर सपोज कर लिया है और लेट सपोज वो नंबर 13 है। और अब मैं इंसानी दिमाग क्या काम करेगा, इंसानी दिमाग 2 से स्टार्ट करेगा और 12 तक इस नंबर को डिवाइड करता चला जाएगा। मैं चेक करूंगा क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्या ये 4 से डिविजिबल है, क्या ये 5 से डिविजिबल है एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैं कहां तक इसको चेक करूंगा, 12 तक। 12 का मतलब क्या है, लेस देन नम। लेस देन नम का मतलब नंबर से एक वैल्यू कम, यानी कि 13 से कम 12। अच्छा, और मैंने क्या किया हुआ है कि इस प्राइम एक वेरिएबल बनाया हुआ है बूलियन वेरिएबल और उसको मैंने ट्रू सपोज किया हुआ है इनिशियली। अब मैंने 2 से लेके लेस देन नम तक का लूप चलाया और हर मर्तबा आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया और अब मैं चेक कर रहा हूँ कि ये डिविजिबल है या नहीं है। और वो कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं है ये कैसे पता चलता है, अगर उसका मॉड, उसका रिमाइंडर कितना आ रहा हो, 0। अगर वो 0 आ गया इसका मतलब ये कि वो प्राइम नहीं है, तभी मैंने उसको फॉल्स कर दिया। और उसके बाद मैंने चेक करवा लिया कि इफ प्राइम की वैल्यू ट्रू हो तो लिखा आ जाए इट्स अ प्राइम नंबर, अदरवाइज लिखा आ जाए इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। ये एक तरीके है, ये एक तरीके कार है। अच्छा, अब इसी इसी काम को हम दूसरे तरीके कार से भी कर सकते हैं और इसकी भी स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही होगी। और मैं इसे कोड कर दो। अच्छा, इसके अंदर ना हम वेरिएबल लेंगे एक और फैक्टर के नाम से, और मैं इस फैक्टर को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब बेसिकली मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि मैं इस नंबर को 2 से लेकर 5 तक, 6 से कम 5 तक, 5 तक डिवाइड करूंगा। अगर फैक्ट एक भी मुझे एक फैक्टर मिल गया इसका तो इसका मतलब ये कि इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। फैक्टर का मतलब ये है कि ये डिविजिबल अगर हुआ तो। मैं एक फॉर का लूप लगाता हूँ, जो काम मैंने पहले किया था, आई की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करता हूँ, आई इज लेस देन नम एंड ईच टाइम द वैल्यू ऑफ आई शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1।
और अब मैं इसको चेक करता हूं कि अगर मैं नम का मॉड लूं आई से और वो इक्वल टू 0 आ जाए, 0 आ गया इसका मतलब ये कि इसका फैक्टर है, और मैंने फैक्टर प्लस प्लस कर दिया। ठीक है जी। और उसके बाद मैंने फिर कंडीशन लगा दी कि अगर फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। अगर इसका कोई भी फैक्टर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये है कि इट्स अ प्राइम नंबर। मैंने 6 दिया हुआ, इट शुड नॉट बी अ प्राइम नंबर। यस, दिस इज द केस। अच्छा, मैं अगर इसको 11 कर दूं, इट शुड बी अ प्राइम नंबर। ओ माय गॉड, ये लिखा हुआ आ रहा है इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। इसमें क्या गलती हो सकती है? और गलती बहुत सिंपल है कि मैंने इसको 1 से स्टार्ट किया हुआ है। सो आई शुड स्टार्ट इट विद 2, क्योंकि 1 से तो सभी डिवाइड होंगे। दोबारा से मैंने इसको रन किया है, यस इट्स अ प्राइम नंबर। अब वो सही जवाब दे रहा है बिल्कुल। 17 को चेक कर लेते हैं, इट शुड बी अ प्राइम नंबर एज वेल। यस इट्स अ प्राइम नंबर। 97 को चेक कर लेते हैं, इट शुड बी अ प्राइम नंबर एंड यस इट्स अ प्राइम नंबर। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं कि सब प्राइम दे रहा है, तो 102 चेक कर लेते हैं, इट शुड नॉट बी अ प्राइम नंबर। यस, दिस इज द केस। All right. So the next question is, a dice is rolled n number of times. Show the possible outcomes of dice. For example, if a dice is rolled twice, the possible outcome would be this one. तो भाई एक डाइस है, अगर आप एक डाइस को एक मरतबा रोल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि देयर विल बी 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। और अगर आप एक डाइस को 2 मरतबा रोल करेंगे तो फिर आपके सामने 36 कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर हम एक डाइस को n नंबर ऑफ टाइम्स रोल करें तो क्या होगा। ठीक है जी, इसको कोड करना शुरू करते हैं। सो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको 2 लूप चलाने होंगे, मतलब 2 लूप का मतलब नेस्टेड लूप चलाना होगा। एक लूप चलाना होगा आपको रॉ के लिए, जिसमें रॉ की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही होगी 1 2 3 4 5 6, और हर रॉ के अंदर यू नीड टू हैव 6 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, आपको हर रॉ में 6 कॉलम्स चाहिए। सो मैं स्टार्ट ही फॉर लूप से कर लेता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे आई और जे नहीं कर रहा, अपनी आसानी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रॉ एंड कॉलम का नाम, रॉ एंड कॉलम के वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा। सो रॉ की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, मैं इनिशियली सिर्फ ये लिख लेता हूँ कि रॉ की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 होनी चाहिए एंड ईच टाइम द वैल्यू ऑफ रॉ शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, क्योंकि मेरे पास जो आउटपुट दिया हुआ है उसमें 6 तक हुआ हुआ है। ऑलराइट। अच्छा, फिर हर रॉ में मुझे क्या चाहिए थे, 6 कॉलम्स चाहिए थे, तो मैंने इंटीजर कॉल इज इक्वल टू 1, column की वैल्यू should be less than equals to 6 and each time the value of column should be incremented by 1। और अब मैं इसको सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ। और बेसिकली पहले ब्रैकेट्स ओपन होंगे, फिर मेरे पास रॉ की वैल्यू आएगी, उसके बाद आई नीड टू हैव कॉमा, देन उसके बाद फिर कॉलम की वैल्यू आएगी और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा एंड दैट्स इट। ठीक है, अभी थोड़ा सा वेग सा आउटपुट आएगा लेकिन चेक कर लेते हैं। और आप देख लीजिए कि आउटपुट तो आपका सही जनरेट होना शुरू हो गया, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके बाद तो लाइन ब्रेक आना चाहिए था, नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आपकी एक रो पूरी कंप्लीट हो चुकी हो तो एक लाइन का स्पेस आ जाए। वाओ, दैट्स कूल, दैट्स कूल। अब आप देख लीजिए, यही आपका डिजायर्ड आउटपुट था। मैं इसकी एडिशन करके समझाता हूँ आपको कि हो क्या रहा था। कि देखिए, इनिशियली द वैल्यू द रॉ विल बी 1 and the value of raw should be less than or equals to 6 and each time the value of raw should be incremented by 1। हमेशा रॉ की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा। अच्छा, अभी शुरू में रॉ की वैल्यू 1 है तो कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा। कॉलम की वैल्यू 1 है, कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा। रॉ की वैल्यू 1, कॉलम की वैल्यू 1, ये प्रिंट हो गया। ऊपर जाएगा, कॉलम की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, सो द वैल्यू ऑफ द कॉलम विल बी 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, यस द कंडीशन इज ट्रू। रॉ की वैल्यू 1, कॉलम की वैल्यू 2, प्रिंट हो गया। फिर कॉलम की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, रॉ की वैल्यू सेम है 1,3। फिर कॉलम की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा 1,4। फिर कॉलम की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा 1,5। फिर कॉलम की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा 1,6। अब की बार जब कॉलम की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, सो द वैल्यू ऑफ द कॉलम विल बी 7, बट दिस टाइम द कंडीशन विल बी फॉल्स। और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी वो इस लूप से बाहर आ जाएगा और वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा।
अब ऊपर जाएगा, रॉ की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, सो द वैल्यू ऑफ रॉ विल बी 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, यस द कंडीशन इज ट्रू। अब दोबारा से अंदर आएगा और कॉलम की वैल्यू को 1 कर देगा, तो रॉ की वैल्यू 1, रॉ की वैल्यू 2 हो चुकी है, कॉलम की वैल्यू 1, सो 2,1, 2,2, 2,3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे चलता चला जाएगा। दिस इज सो इजी, आई गेस। ऑलराइट, the next question is, write a program that asks the user to enter today's sale, round it to the nearest $100 for each of the 3 stores. यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई एक इंसान है, उसके 3 स्टोर्स हैं और वो अपने सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और वो डेटा जो एंटर कर रहा है वो नियरेस्ट $100 से कर रहा है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि उसकी जो सेल हुई हुई है वो $990 की हुई है, लेकिन वो एंटर क्या करेगा, $1000। ठीक है, वो नियरेस्ट वैल्यू, अगर उसकी सेल लेट्स सपोज $810 हुई है, तो वो $800 जो है वो एंटर करेगा। सो मल्टीपल ऑफ 100 होना चाहिए। The program should then display a bar graph comparing each store sales. और याद रखिएगा कि एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए जो ग्राफ्स होते हैं, जो और स्पेशली बार ग्राफ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि आपने करना क्या है, कि आपने तीनों स्टोर्स की सेल्स का बार ग्राफ बनाना है। क्रिएट ईच बार इन द ग्राफ बाय डिस्प्लेइंग अ रो ऑफ स्टैरिक्स, ईच स्टैरिक शुड रिप्रेजेंट्स $100 ऑफ सेल्स, यानी कि एक स्टैरिक जो है दैट विल रिप्रेजेंट के $100 की सेल हुई हुई है। उसके बाद ये सैंपल इनपुट और आउटपुट दिया हुआ है कि पहले स्टोर की जो सेल थी दैट वाज $100, दूसरे स्टोर की सेल थी 1200, थर्ड स्टोर की सेल थी $900। सो स्टोर 1 के लिए वी आर हैविंग 10 स्टैरिक्स, स्टोर 2 के लिए वी आर हैविंग 12 स्टैरिक्स, एंड फॉर स्टोर नंबर 3 वी आर हैविंग 9 स्टैरिक्स। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आए कोड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला काम मैं करने के लिए जा रहा हूँ वो स्टोर की एक एरे बना लेता हूँ। चूंकि मेरे 3 स्टोर्स हैं, अच्छा अभी चूंकि 3 है तो आप 3 वेरिएबल्स बना सकते हैं, लेकिन मैं एक एरे बना रहा हूँ जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे और उसके अंदर मैं वैल्यूज को फिक्स कर रहा हूँ फिलहाल। हालांकि ऑल्दो कि मुझसे ही कहा गया है कि आपने इनपुट लेने हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इन वैल्यूज को फिलहाल फिक्स कर देता हूँ, और उसके बाद हम इसको चेंज भी कर लेंगे, इन यूजर से इनपुट भी ले लेंगे। ठीक है जी। तो जो सवाल में गिवन थी मैंने वही वैल्यूज ले ली है, $100, $1200 एंड $900। अच्छा, अब आप देखें कि मुझे जो भी काम करना है वो तीनों के लिए करना है, तो मैं फिर एक फॉर लूप इस्तेमाल कर लेता हूँ और आई की वैल्यू को 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज द इंडेक्स ऑफ एन एरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। और अब मुझे करना ये है कि सबसे पहले तो मुझे देखना ये है कि कितने स्टैरिक्स प्रिंट होने हैं, और कितने स्टैरिक प्रिंट होने के लिए मुझे करना क्या होगा कि इस वैल्यू को 100 से डिवाइड करना है, इस वैल्यू को भी 100 से डिवाइड करना है और इस वैल्यू को भी 100 से डिवाइड करना है। तो मैंने कहा कि स्टोर आई पे जो भी वैल्यू रखी हुई है उसको 100 से डिवाइड कर दिया जाए। स्टोर आई इज इक्वल टू स्टोर आई डिवाइड बाय 100 का मतलब क्या होगा कि इस वैल्यू को यानी कि 1000 को आप 100 से डिवाइड कीजिए, जो भी आंसर आए उसको स्टोर आई में सेव कर दीजिएगा। स्टोर आई में क्या सेव हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। स्टोर आई यानी कि स्टोर 0 पे 10 आ जाएगा, स्टोर 1 पे 12 आ जाएगा और स्टोर 2 पर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा स्टैटिक स्प्रिंट कमाने के लिए। मैंने कहा इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, ये मैं नंबर ऑफ स्टैटिक स्प्रिंट कमाने के लिए लूप चला रहा हूँ। अच्छा, चूंकि मेरा पहला लूप आई का था तो मैं अब आई नहीं रख सकता, मैं इसका नाम जे रख देता हूँ। तो जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और जे कब तक चलेगा, ये देखें, ये एक ऐसी चीज है जो शायद आपने पहले कभी इस्तेमाल नहीं करी। जे इज लेस देन इक्वल टू स्टोर आई, जो भी स्टोर आई की वैल्यू है। अगेन पहले आइटरेशन के लिए मैंने क्या बताया था, 1000 को डिवाइड किया है 100 से, सो यू विल गेट 10। यहाँ पर 10 रखा हुआ है तो मुझे 10 स्टैटिक्स प्रिंट करना है, इसलिए मैंने लिख दिया जे इज लेस देन इक्वल टू स्टोर आई। पहली आइटरेशन के लिए ये 10 स्टैटिक्स प्रिंट करेगा, एंड ईच टाइम द वैल्यू ऑफ आई शुड बी इंक्रीमेंटेड, जे इंक्रीमेंटेड बाय 1। और यहाँ पर जाके मैंने क्या करना है, स्टैटिक्स प्रिंट करवा देना, दैट्स इट। और मैं आप इसका आउटपुट देखता हूँ, लेट्स सी। अच्छा, अब देखिए स्टैटिक्स सारे लाइन बाय लाइन आ गए। आई होप कि ये नंबर ऑफ स्टैटिक्स तो पूरे सही आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो आ, एक एक स्टोर के स्टैटिक्स प्रिंट होने के बाद आई नीड टू हैव अ लाइन ब्रेक। तो मैंने क्या किया कि एक इनर लूप खत्म होने के बाद एंडर लगा दिया। वाओ, दैट सीम्स रियली इंटरेस्टिंग। ये पहली मरतबा में 10 स्टैटिक्स आ रहे हैं आई गेस, फिर ये 12 स्टैटिक्स हैं और फिर ये 9 स्टैटिक्स हैं।
अब मुझे सिंपली क्या करना होगा, इसके स्टोर का नाम पीछे प्रिंट करवाना होगा और यूजर से मुझे ये वैल्यूज इनपुट लेनी होंगी। ठीक है, अब इसको भी कर लेते हैं। सो स्टोर का नाम, स्टोर का नंबर प्रिंट करवाने के लिए मैं सी आउट इस्तेमाल कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा है स्टोर, और अब इसके आगे मुझे i+1 करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब प्रोग्रामर तो चूंकि एरे के ऊपर काम कर रहा है, उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम विजुअली जो बताएंगे वो तो बताएंगे कि फर्स्ट स्टोर, और उसके बाद थोड़ा सा मैं स्पेस और ये कॉलन लगा देता हूँ, और आई गेस के मेरी फॉर्मेटिंग सही हो गई है। ठीक है जी, स्टोर 1 की वैल्यूज ये आ गई है, स्टोर 2 की वैल्यूज ये आ गई, स्टोर 3 की वैल्यूज ये आ गई हैं। अब जो लास्ट काम रह गया इस प्रोग्राम के अंदर वो है इन वैल्यूज को इनपुट लेना यूजर से। तो उसके लिए मैं सिंपली एक फॉर लूप लगा लेता हूँ, और मैंने कहा कि इंटीजर I is equals to 0 because the index of an array always starts from 0, the value of I should be less than, or it should be less than 3, क्योंकि मुझे 3 स्टोर्स की वैल्यूज देनी है। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ इंटर सेल्स ऑफ स्टोर, और यहाँ पर मुझे i+1 करना पड़ेगा, और इसको थोड़ा सी इसकी फॉर्मेटिंग बेहतर करने के लिए मैंने ये वाला काम कर लिया, और जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको मैं स्टोर आई के अंदर सेव करवा लूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से खत्म कर लेता हूँ, और लेट्स सी के किस तरह का हमें दिखता है। बस ये मैंने इनपुट लेना है, इसमें अभी मैंने अमिटमेंट करी है इनपुट लेने के लिए। तो लिखा हुआ आ रहा है इंटर सेल्स ऑफ स्टोर 1, मैंने कहा 1000। फिर लिखा हुआ आ रहा है इंटर सेल्स ऑफ स्टोर 2, मैंने कहा 1200 और 900, और मेरे पास उतने ही स्टैटिक्स बने हुए आ गए। दैट्स कूल। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आसान सी बात थी, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेस देन 3 तक जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 स्टोर्स हैं। यहाँ प्रिंटिंग के वक्त में i+1 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि विजुअली मुझे दिखे कि वो फर्स्ट स्टोर, ऑल्दो कि हम जो प्रोग्रामर्स हैं उनको पता है कि एरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो विजुअली हमें दिखाना पड़ेगा वो स्टोर 1 दिखाना पड़ेगा। स्टोर 0 डजंट मेक एनी सेंस। आई होप कि ये सारी आपको समझ में आया होगा। So let's move forward towards the last question of this tutorial. एंड द क्वेश्चन सेज, ये DS मलिक की किताब का सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वोटिंग मैनेजमेंट सिस्टम के एतबार से ये बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। Write a program that allows the user to enter the last names of 5 candidates in a local election and the number of votes received by each candidate. तो हमें जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनका हमने लास्ट नेम इनपुट लेना है, और उन्होंने कितने वोट्स रिसीव किए हमें वो लिखना है। The program should then output each candidate's name, the number of votes received, and the percentage of the total votes received by the candidates. बहुत सिंपल सी बात है कि हमें फिर आउटपुट क्या देना है, कैंडिडेट का नाम देना है, कितने वोट्स उसको मिले हैं वो देने हैं, और कितने परसेंट वोट्स मिले वो बताना है। योर प्रोग्राम शुड आल्सो आउटपुट द विनर ऑफ द इलेक्शन, और विनर ऑफ द इलेक्शन कौन होता है, जिसके मैक्सिमम वोट्स होते हैं। और एक फिर एक सैंपल हमने आउटपुट करके दिखा दी है। हम कोशिश करेंगे कि इतना ही खूबसूरत आउटपुट हमारा भी आ जाए। आइए कोड करना चलते हैं। अच्छा, हम प्रोग्राम को बिल्कुल सिंपल लेके चलेंगे, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग की एरे बना लेता हूँ जिसमें मैं स्टूडेंट्स के सॉरी कैंडिडेट्स के मैं नाम लिखूंगा, और वो 5 कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, और एक मैं वोट्स की एक एरे बना लेता हूँ, वो भी जाहिर सी बात है 5 कैंडिडेट्स हैं तो 5 ही होंगे। और मैं एक फ्लोट की सॉरी एक एरे बना लेता हूँ, और उसके अंदर मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इस वक्त तमाम चीजें फिक्स कर देता हूँ। हम पीछे नीचे उसकी लॉजिक बना लेंगे, फिर इनपुट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सो नाम मैं फर्जी वही रख लेता हूँ जो इसमें लिखे हुए, जॉनसन मिलर। जॉनसन, देन वी हैव मिलर, डूफी रॉबिन्सन, एस्टोनी। ऑलराइट, सो ये मेरे पास कैंडिडेट्स के नाम आ गए हैं। अच्छा, मैं वोट्स भी फॉर द टाइम बिंग क्या करता हूँ, फिक्स कर देता हूँ 5000, 4000, then we have 6000, 2500 and 1800. That's perfect.
ठीक है जी, परसेंटेज मुझे कैलकुलेट करनी होगी, तो उसको मैं उसके ऊपर मैं फॉर्मूला अप्लाई करके कर लूंगा, और मुझे टोटल वर्ड्स भी मालूम करने होंगे। ऑलराइट, अच्छा जी, अब काम करना शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वोट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और टोटल वोट्स कैलकुलेट करने का तरीका हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करूंगा, बिकॉज द इंडेक्स ऑफ एन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, लेस देन 5 तक जाएगा। और मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर टाइप का, उसके अंदर लिख लेता हूँ टोटल। टोटल में कैसे करूंगा, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वोट्स आई। ये काम हम लोग पहले करके आ चुके हैं। अगर आपने नहीं, अगर आपने आपको नहीं आता तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर टोटल प्रिंट करवा के देख लेता हूँ, इज इट वर्किंग और नॉट। सो इट्स 19,300 एंड यस इट इज 19,300। तो मेरे पास टोटल वोट्स तो सही आ गए। ऑल राइट। अच्छा, अब टोटल आने के बाद मुझे क्या करना है, परसेंटेज मालूम करनी है। परसेंटेज मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं लाइक एक और फॉर लूप इस्तेमाल कर लेता हूं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं फॉर द टाइम बिंग। और अब मैं कहता हूं कि परसेंटेज निकाल रहा हूं ith इंडेक्स की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी वोट्स हैं जो आई इंडेक्स पे रखे हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई कीजिए 100 से और डिवाइड कर दीजिए टोटल से। तो वो सारे के सारे यहाँ पर सेव हो जाएंगे। अच्छा, मैं उसकी परसेंटेज भी यहाँ प्रिंट करवाने की कोशिश कर लेता हूँ। और अभी तो सिर्फ हम एक रॉ आइडियाज बना रहे हैं, हम सिर्फ लॉजिक पे काम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। परसेंटेज भी चेक कर लेते हैं। 25, 20, 31, या इट्स वर्किंग। अच्छा, हमारी वैल्यूज चूंकि सारी की सारी इंटीजर्स में ली हुई है हमने, जो नंबर ऑफ वोट्स हैं, इसलिए हमारा आंसर भी इंटीजर में दिखा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से फ्लोट कर दूं, सो यू कैन सी कि हमारे पास भी डेसिमल में वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है जी, परसेंटेज तो हम इसको फिर फ्लोट ही कर देते हैं। ऑलराइट, सो परसेंटेज इज डन। टोटल वोट्स हमारे पास यहाँ पर इनपुट लेना कोई मसले की बात नहीं, वो हम ले लेंगे, और नाम भी लिखना कोई मसले की बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटेड मैनर के अंदर। तो मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। अब मैं एक फॉर लूप स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं सब चीजें प्रिंट करवाने के लिए जा रहा हूँ। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, आई इज लेस देन 5, क्योंकि मेरे पास 5 कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या आ रहा था, सबसे पहले आ रहा था कैंडिडेट का नाम। तो मैंने लिखा सी आउट, और कैंडिडेट का नाम कैसे आएगा, मेरे पास जो एरे है उसका नाम है नेम आई। अच्छा, उसके बाद क्या था, उसके बाद थोड़ा सा टैब का डिफरेंस दे लेते हैं। उसके बाद उसके नंबर ऑफ वोट्स लिखे हुए आ रहे थे कि उसने कितने वोट्स हासिल करे। उसके बाद फिर हम टैब का डिफरेंस दे देते हैं, और उसके बाद उसकी परसेंटेज लिखी हुई आ रही थी। परसेंटेज हमारे पास कहाँ है, PER के अंदर। एंड दैट्स इट। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। लेट्स सी हाउ इट सीम्स टू बी। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आगे पीछे हो गई है, और क्योंकि रॉबिन्सन एक बड़ा नाम है, तो उसकी वजह से वो 2 टैब्स आगे चला गया। बाकी आई गेस के वैल्यूज आर करेक्ट, वैल्यूज बिल्कुल सही आ रही है मेरी। ऑल राइट, सो अब करते ये हैं कि अच्छा, ऊपर हमारा हेडिंग भी आनी चाहिए कि भाई पहले कैंडिडेट है, फिर वोट्स रिसीव्ड है, फिर परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स है। कैंडिडेट्स, यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं। फिर ये है वोट्स रिसीव्ड, और उसके बाद फिर है परसेंटेज। सो इसको हम थोड़ा सा एक पीछे कर लेते हैं, एक टैब इसमें से खत्म कर लेते हैं। सो अच्छा, परसेंटेज हम यहाँ पर एक टैब बढ़ा देते हैं। एक्सेलेंट। अच्छा, बस थोड़ा सा ये रॉबिन्सन वाला आगे पीछे हो रहा है, और सी लैंग्वेज में ये काम बहुत आसान सा है, आपको पता ही होगा। तो वो हम लोग उसके अंदर विथ बता सकते हैं उसकी। एनीवेज, तो वोट्स रिसीव भी आ गए हैं, परसेंटेज भी आ गई है। अब एक चीज आ गई थी नीचे, टोटल वोट्स बताना ना। सो हम टोटल वोट्स बता देते हैं, सी आउट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल
फिर \t और यहाँ पे जो भी टोटल मेरे पास वोट्स आए थे वो मैं लिखवा देता हूँ। एक टैब का डिफरेंस और दे देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मेटिंग के लिए लाइंस में थोड़ी सी छोड़ रहा हूँ ताकि वो टोटल अलग से दिख जाए। दैट्स कूल। ये सारे टोटल वोट्स आ गए हैं, ये इनकी परसेंटेज। अच्छा, अब आखिरी काम रह गया और वो काम ये कि भाई हु इज द विनर, विनिंग वाला काम करना है हमने अपना। और ये काम हम लोग पहले भी करके आ चुके हैं, उस पर भी दोबारा देख लेते हैं। अगेन मैं एक लूप स्टार्ट कर रहा हूँ, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। तो आपको याद होगा हम लोग पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर हमने सीखा था कि मैक्सिमम नंबर निकालना। तो अब यही काम हम लोग यहाँ भी कर लेते हैं। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैक्स के नाम का, और मैं कहता हूँ कि जो वोट्स, सॉरी आई गेस हमारी एरे का नाम, हाँ वोट्स है, वोट्स का जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा हुआ है हम मान लेते हैं ये सबसे बड़ा है। और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं इफ द वैल्यू ऑफ मैक्स, सॉरी, if the value of votes I is greater than max, so swap the value. Max is equals to, sorry, अच्छा यहाँ पे मुझे एक काम और भी करना पड़ेगा, और वो ये कि मुझे विनर का इंडेक्स सेव करवाना पड़ेगा अपने पास, क्योंकि मुझे उसका नाम प्रिंट करना है। अच्छा जी, पहला काम तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैक्स इज इक्वल्स टू वोट्स आई कर दें। ठीक है जी, इसके अलावा विनर का इंडेक्स मुझे सेव करवाना है, तो विनर के इंडेक्स को आप आई के बराबर लिख दीजिए। अच्छा, अभी तक कुछ प्रिंट तो मैंने करवाया नहीं है, अब मैं प्रिंट करवाता हूँ तो बात समझ में आएगी। तो ये आ जाएगा विनर इज, और विनर का नाम कहाँ से आएगा, नेम के, नेम की एरे से आएगा। ठीक है, और नेम की एरे पे कौन से एलिमेंट पे, जहां पर विनर इंडेक्स लिखा हुआ। चेक करते हैं। ओ, विनर इज डफी, मेरा आउटपुट तो आ गया है सही, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग रह गई है, \n इस्तेमाल कर लिया, एंड विनर इज डफी, और ये देख लीजिए कि इसके हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स थे। ठीक है, सो द प्रोग्राम इज डन। अब बस एक चीज रह गई है, वो है इन वैल्यूज को एक एरेज के अंदर इनपुट। अभी तो मैंने वैल्यूज को फिक्स किया हुआ था, अब आप इसको इनपुट भी ले सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीकेकार है, एक फॉर लूप लगाइएगा और उसके अंदर वैल्यूज इंटर करते चले जाइएगा। सो दिस इज डन। अच्छा, अब इसमें मैं एक बात बताऊं आपको कि मेरा जो कोड है उसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारे लूप्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, और ये सारा का सारा काम एक या दो लूप के अंदर भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोग इस वक्त लर्निंग फेज में है, तो मैं कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करना चाहता। दैट्स वाई कि मैंने हर चीज करने के लिए एक डिफरेंट लूप का इस्तेमाल किया हुआ है। ऑल्दो कि दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, बट लर्निंग फेज के अंदर दिस इज द बेस्ट अप्रोच कि आप हर एक डिफरेंट लूप के अंदर एक काम कर लीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। If you have any question regarding this one, so you are most welcome to ask me. Thank you very much for watching. See you in the next lecture and soon, inshallah. Allah Hafiz.